नमस्कार, मैं हूं पीडी सोनी और आप देख रहे हैं जनमत युग। फिलहाल हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छा आंकड़ा लेकर के 163 सीट जीत करके प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है। और यहाँ शिवराज सिंह जी जो मुख्यमंत्री वर्तमान थे, उनके मार्गदर्शन में हुआ है। अब हालात यहाँ जो 7 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ाए गए थे, ऐसी चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आम आदमी में यह चर्चा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन होना चाहिए। मैं वसंत पुरोहित पेंशनर सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशनर महासंघ का प्रदेश संरक्षक। अभी के चुनाव में वैसे तो जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, हालांकि चेहरा स्पष्ट नहीं था, फिर भी जनता में जिनकी छवि है और एक मामा के रूप में छवि है, मेरे हिसाब से लोकसभा के चुनाव तक तो माननीय शिवराज सिंह जी को ही मुख्य बनाया जाना चाहिए। उसके अलावा भी यदि दूसरा चेहरे के रूप में ये कहते हैं, या पिछड़े वर्ग के, जैसे कि जनता सरकार के बीजेपी की एक धारणा है कि पिछड़े वर्ग को आगे लाना है, तो पिछड़े वर्ग में दूसरा वजनदार जो चेहरा है, जो समाज के अंदर वजनदारी से तथा प्रशासन पे वजनदारी से दबाव बना सकता है, वो पिछड़े वर्ग का चेहरा है प्रहलाद पटेल जी का। वो भी एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में साबित हो सकते हैं। मगर मेरा मत है कि लोकसभा चूँकि 3 महीने में ही है और वर्तमान में लोकसभा के चुनाव को 3-1 महीने ही रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो है मुख्यमंत्री यदि शिवराज सिंह जी रहेंगे तो 29 में से 29 सीटें आने की संभावना है। इसी प्रकार से कार्यकर्ता भी लगा रहेगा और एक जोश के साथ काम हो सकता है। धन्यवाद। आदरणीय पुरोहित जी ने अपना आकलन और जो वास्तविकता है उसको दर्शाया है कि शिवराज सिंह को पुनः मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए और विकल्प के रूप में प्रहलाद पटेल भी हो सकते हैं। अब मैं कर्मचारी संघ के पेंशनर कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष श्री दिलीप मिश्रा जी से चर्चा करना चाहूँगा कि वह बताएं कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो। मध्य प्रदेश का जो चुनाव है, वो भले ही शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री घोषित करके ना किया गया हो, मगर मुख्यमंत्री के रूप में, भावी मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज जी ने बहुत मेहनत करी। लगभग 400-450 सभाएं करी। उनके नाम पर, उनकी योजनाओं पर मध्य प्रदेश में भाजपा के पक्ष में लहर बनी। तो इसमें तो निर्विवाद है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। वैसे ये संगठन का विषय है, हम लोगों का विषय नहीं है, मगर अभी एक अपने मत के अनुसार मेरा ऐसा विचार है कि माननीय शिवराज जी को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। धन्यवाद। पुरोहित जी, ये तो हुआ मुख्यमंत्री किसको होना चाहिए। अब आगामी जो सरकार आ रही है और भाजपा प्रचंड बहुमत से जीती है, ऐसी स्थिति में जो पेंशनरों की लंबी समस्याएं और ओल्ड पेंशन जो है आपकी, उसमें क्या आप अपेक्षा करते हैं सरकार से। मैं जो बनने वाली सरकार है उनसे, जैसा कि मेरा पूरा शासकीय सेवा का अनुभव है और पेंशनर्स के बीच में करने का अनुभव है, तो सरकारें कोई भी हों, सरकार कर्मचारियों को और पेंशनर को एक उपेक्षित दृष्टि से ही देखती है। उनको ऐसा लगता है कि इनको कितना भी दो, ये मांग ही करते हैं। इस भावना से उनको उभरना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा रीढ़ की हड्डी कर्मचारी है। कर्मचारी ही आपकी योजनाओं को आखिरी छोर तक पहुंचाता है। यदि वो असंतुष्ट होगा तो किसी भी सरकार को कभी भी खतरा बन सकता है। ऐसे ही पेंशनर जो एक अनुभवदार व्यक्ति होता है, जो कई चुनाव लड़वा चुका होता है, उसका अपना क्षेत्र में एक प्रभाव होता है। उस प्रभाव को यदि जिस दिन उसने ठान लिया तो वो भी नुकसानदायक हो सकता है। सरकार को चाहिए, आने वाले सरकार को, कि वो मुख्यमंत्री जी इस प्रकार से पेंशनर्स और कर्मचारी नेताओं को, जो अनुभवदार व्यक्ति हैं, उनको बुलाए, उनके पास ये जिम्मेदारी दे के उनकी समस्या हल करने का प्रयत्न करेंगे तो इससे ज़्यादा संख्या में उनको पूरा कर्मचारी वर्ग तथा जो है पेंशनर वर्ग उनको सहयोग कर सकता है। अभी भी सहयोग किया है, मगर अपेक्षा अनुरूप पूरा सहयोग नहीं हो पाया है, ये मेरी जानकारी में है।
ओल्ड पेंशन स्कीम की जो मांग चल रही है लंबे समय से कर्मचारियों की, तो क्या उसके लिए अगर सरकार करती है आप मांग रखेंगे? नहीं, ओल्ड पेंशन पे पहले कर्मचारियों के बीच में बैठ के सामंजस्य कराना पड़ेगा कि आखिर ओल्ड पेंशन अच्छी कि एनपीएस अच्छी। मेरे जानकारी में ये है कि एक समय एफसीआई में ये ओल्ड पेंशन ही चलती थी, मगर जब एनपीएस की आई तो सब ने ओल्ड पेंशन की जगह ऑप्शन ले लिया एनपीएस का। तो इसलिए दोनों की पहले तुलना आपस में करना पड़ेगी कि कौन सी अच्छी, और वो ले जाके कर्मचारियों के बीच में जाके बोलना पड़ेगा। तब उसके बावजूद जब सारा एक मस्त हो जाए, क्योंकि ओल्ड पेंशन को जगह एनपीएस में करने का जो सुझाव है वो किसी सरकार का नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर क्या हानि बताई है ये भी देखना पड़ेगी, और क्या फ़ायदा ये भी देखना पड़ेगा, तब जाके इस पर निर्णय किया जा सकता है। हालांकि ये कर्मचारियों के हित में होगा यदि ओल्ड पेंशन लागू होती है तो। सर, आप अनुभवी हैं, आपने इतने लंबे टाइम तक सरकार में सेवाएं दी हैं, उसके बाद पेंशनरों की समस्याओं के लिए आप लगातार सतत संघर्ष करते रहते हैं। उसमें एनपीएस में और ओपीएस में क्या अंतर है? नहीं, एनपीएस और ओपीएस में एक अंतर है कि ओपीएस में जो है वेतन का जो है आधा के हिसाब से पेंशन हो जाती है और समय समय पर महंगाई भत्ता बढ़ता है, मगर सबसे बड़ा उसमें ग्रेजुटी कम मिलती है, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। एनपीएस में क्या है कि पेंशन कम होती है, वो उसके साथ महंगाई भत्ता नहीं जोड़ता, मगर ग्रेजुटी करीब करीब यदि वर्तमान में सोचेंगे तो जो 2037 में जाके रिटायर्ड 2004 वाला 30 साल बाद जो है 2034, 35, 36 में रिटायर्ड होगा, तो करीब नहीं तो ये समझो कि 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ के आसपास तो उनको ग्रेजुटी मिलेगी। तो आदमी पेंशन तो ज़रूर है कि सही बात है कि पैसा आएगा तो ज़्यादा खर्च हो जाता है, मगर वो भी एक नुकसानदायक नहीं है। बस केवल इतना ही अंतर है कि उसके इन्वेस्टमेंट में जो है यदि सही दिशा में हो गया तो वो लाभप्रद हो सकती है, अन्यथा ये जो पेंशन है इससे जो है इन्वेस्टमेंट का कोई प्लस माइनस नहीं होता, ये सीरियल से मिलती रहती है पेंशन, और महंगाई भत्ता समय समय पे मिलता रहता है, इसकी इतनी गारंटी है, और उसमें ये गारंटी नहीं है एनपीएस में। एनपीएस में ओपीएस में ये गारंटी है कि उनका महंगाई भत्ता बढ़ता है, पेंशन का, हाँ, ग्रेजुटी कम मिलती है, ग्रेजुटी कम मिलती है, और इसमें एनपीएस में जो है कि महंगाई भत्ता नहीं मिलता है और ग्रेजुटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, जिसको अगर तरीके से सेव करे आदमी तो अपना लाइफ टाइम अच्छी तरह लाइफ जी सकता है। ठीक है, मैं इसी संबंध में आपके दिलीप मिश्रा से चर्चा करूँगा कि जो सर ने बताया, पुरोहित जी ने बताया इन स्कीमों के बारे में, तो आप अगर ये सरकार लागू नहीं करती है तो आपके संगठन आगे क्या कदम उठाने वाले? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा संगठन, जैसा भाई साहब ने अभी कहा कि वैसे तो हम ओल्ड पेंशन के ही पक्ष में हैं, मगर सरकार की जो नई योजनाएं हैं जिसमें पेंशन कम और ग्रेजुटी ज़्यादा मिलती है, इस पर भी विचार किया जा सकता है, मगर कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए तो ओल्ड पेंशन स्कीम ही मध्य प्रदेश में लागू होना चाहिए। इस विषय को लेकर संगठन काफ़ी सक्रिय है, बार बार ये मांग कर रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए और इस पर विशेष चर्चा की जाए। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही अक्षर से समीक्षा करिए आप, मगर कर्मचारियों का भविष्य तो ओल्ड पेंशन स्कीम में है, और मेरा व्यक्तिगत मत भी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम ही मध्य प्रदेश में लागू होना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे आदरणीय बसंत पुरोहित जी, जो पेंशन एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं और राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त हैं, जिन्होंने पेंशनरों की जो क्या होना चाहिए सुविधाएं और ओल्ड पेंशन और एनपीएस में क्या अंतर है वो कर्मचारी जो नहीं समझ पाते उनको पूरा बताया। और वही मिश्रा जी ने भी कहा कि उसमें जो अंतर है ओल्ड पेंशन में और एनपीएस में उसके बारे में बताया। आशा है सरकार इन पेंशनर जिन्होंने 40-40 साल पर सेवा करी है सरकार की, उनको ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। और इसी के साथ नमस्कार।